डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास का केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। गैसियस स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर और गैसियस स्टेट, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th क्लास में काफ़ी वेटेज रखता है ये। जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में भी काफ़ी वेटेज रखता है ये टॉपिक। सो बिल्कुल ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जेईई मेंस, नीट और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे इसको। सो गाइस, कंटिन्यू करते रहिए टॉपिक को। पहली क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, गैसेस स्टेट से। मैटर ब्रॉडली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। जो हम लोगों को पढ़ना है मैटर का नंबर ऑफ स्टेट एग्जिस्टेंस मैटर का, वो 3 स्टेट पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा स्टेट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल नहीं करते हैं सर। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में नहीं पढ़ते हैं सर डिटेल में यहाँ पे। सो मैटर ब्रॉडली एग्जिस्टेंस अगर बोलेंगे तो ब्रॉडली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देर आर ऑलवेज 2 अपोजिट टेंडेंसीज बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर, जो कि स्टेट ऑफ मैटर को डिसाइड करता है कि कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है। इसके लिए ये 2 टेंडेंसीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन है ये 2 टेंडेंसीज? पहला बोल रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज है, अगर वो बहुत ही स्ट्रांग है तो उस केस में पार्टिकल्स जो होंगे वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है टेंडेंसी टू बाइंड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। सो किसी सब्सटेंस में अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली बॉन्डेड है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा जो टेंडेंसी है वो है द मॉलिक्यूलर मोशन या रैंडम मोशन। दिस टेंडेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड, आप बोल सकते हैं कि एस्केपिंग टेंडेंसीज। जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो गैसेस होते हैं, उसको अगर किसी ओपन कंटेनर में आप रख दीजिएगा, अगर वो क्लोज्ड कंटेनर में है तो ओके है। जैसे ही आप उसे ओपन करिएगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इजीली मूव कर जाते हैं। उस मॉलिक्यूल्स में रेंडमनेस बहुत ज़्यादा होता है। सो टेंडेंसी टू डिस्पर्स मॉलिक्यूल्स और गेट अवे और द मॉलिकुलर मोशन और रेंडम मोशन, ये जो टेंडेंसी होता है सर, एस्केपिंग टेंडेंसी होता है। और ये मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स जो म्यूचुअल इंटरेक्शंस बिटवीन द एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इन द सब्सटेंस होता है, इस 2 टेंडेंसीज के बिहाफ पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को। इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मच मच ग्रेटर देन द मॉलिकुलर मोशन, तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने मीन पोजीशंस पे ही वाइब्रेट करते हैं। मॉलिकुलर मोशन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मॉलिकुलर मोशन से थोड़ा ज़्यादा है, नॉट मच मच हाइयर, ज़्यादा है, तो लिक्विड स्टेट में है सर वो। उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो लिक्विड स्टेट होगी। और इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिकुलर मोशन से लेस हो गया, मॉलिकुलर मोशन ज़्यादा हो गया है, हो गया, तो उसका फिजिकल स्टेट क्या होने वाला है? गैसियस स्टेट होने वाला है। करेक्ट। सो हम लोग ये 2 टेंडेंसीज के बिहाफ पे, मॉलिकुलर मोशन और म्यूचुअल इंटरेक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बिहाफ पे, हम लोग फिजिकल स्टेट डिफाइन कर सकते हैं मैटर का कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। करेक्ट है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि सर मैटर को अगर आप 3 स्टेट देते हैं, पहला सॉलिड स्टेट देते हैं, अगर आप सेकेंड को लिक्विड स्टेट देते हैं और थर्ड को गैसियस स्टेट देते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टीज, यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देख ले, तो पहला प्रॉपर्टीज हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, लार्ज होगा। स्मॉलर होंगे। और गैसियस में तो मॉलिकुलर इंटरेक्शंस हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं आइडियल गैस के लिए, बिल्कुल जीरो कंसीडर करते हैं, तो ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हैं मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बाइंडिंग फोर्स। थर्मल मोशन, थर्मल मोशन मतलब अगर आप हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में मोशन कैसा आता है, तो सॉलिड को अगर आप हीट कीजिए तो मॉलिकुलर मोशन होता तो है, ऑलमोस्ट जीरो होता है सर, ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हैं। लिक्विड में मोशन बढ़ जाता है, हायर मोशन होने लगता है। और गैसियस स्टेट तो रैंडम मोशन लो टेम्परेचर पे भी होता है, हीट करने की जरूरत भी नहीं है आपको। तीसरी पॉइंट्स वॉल्यूम की है। सो वॉल्यूम, सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है सॉलिड सब्सटेंस की, दैट इज फिक्स्ड। वो सब्सटेंस की वॉल्यूम होती है, वो कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है सर। लेकिन लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है बट शेप फिक्स नहीं होती है इसकी। वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है सर, लेकिन शेप इसका फिक्स नहीं होता है। जिस शेप के कंटेनर में आप लिक्विड को डालते हैं वो उसी शेप का हो जाता है। और अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो वैरीज विथ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर आप गैस को स्टोर किए हैं, द वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। करेक्ट। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे डाले, ज्योमेट्री। तो सॉलिड की ज्योमेट्री डेफिनिट होती है, जो कि हमें 12th क्लास में सॉलिड स्टेट में पढ़ना है कि सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं, जो आयनिक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, इट हैज़ फिक्स्ड ज्योमेट्री।
तो सर सॉलिड स्टेट जो होता है, सॉलिड की जो ज्योमेट्री होती है वो डेफिनिट होती है, लिक्विड की ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती है, शेप फिक्स नहीं होती है, गैस की शेप और ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती है। क्लियर है? आप इसमें कंप्रेसिबिलिटी ऐड कर सकते थे, आप इसमें कंप्रेसिबिलिटी ऐड कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, राइट, ऑलमोस्ट जीरो होता है। लिक्विड भी नॉन कंप्रेसिबल होता है, नॉन कंप्रेसिबल, बट हाँ इन बिटवीन बोल सकते हैं, ये भी नॉन कंप्रेसिबल है सर। आप गैस, लेकिन गैस और सॉलिड के बीच का बोल सकते हैं, इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। और गैस, आइडियल गैस तो इन्फिनेटेसिमली का आपका कंप्रेसिबल माना जाता है। आइडियल गैस की वॉल्यूम नेग्लिजिबल क्या जीरो माना जाता है, आप उसे जीरो तक वॉल्यूम कर सकते हैं, जो कि रियल गैस के लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ हाईली कंप्रेसिबल तो बोल ही सकते हैं, क्या हाईली कंप्रेसिबल होते हैं इसकी प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे आप ये कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है गैस लॉ। और गैस लॉ में सबसे पहला इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है? फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मीन्स अमाउंट ऑफ गैस फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, या फिर प्रेशर ऑफ द गैस। मीन्स V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, P, लेकिन इसमें कंस्ट्रेंट क्या है? N, T, ये दोनों चीज होना चाहिए कांस्टेंट। N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, देन दिस मैथमेटिकल रिलेशन होल्ड्स, V is inversely proportional to P, और in another way we can say P is inversely proportional to V. सो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे K आएगा सर, और P भी इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे हम इसको K लिख सकते हैं, P भी इक्वल टू कांस्टेंट K। क्लियर है ये? देखिए, दिस कांस्टेंट विल बी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 P भी इक्वल टू कांस्टेंट अगर कहीं पे लिखा गया है तो P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट K, P2 V2 is also equal to constant K, means if pressure is increases volume decreases, if volume is increases pressure decreases accordingly। और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है सर वो ऑलवेज सेम टेम्परेचर अगर आप सेम रखें और अमाउंट ऑफ गैस सेम रखे हैं तो वो हमेशा K कांस्टेंट के बराबर आएगा, राइट। अब हम यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट K क्या होता है। तो क्या हम लोग गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से P भी इक्वल टू NRT, जो लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे 9th-10th में ठीक से, तो P भी इक्वल टू NRT इक्वेशन सुने होंगे आप। सो P भी इक्वल टू NRT अगर आप सुने हैं यहाँ पे, तो क्या हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो NRT, ये जो K है सर कांस्टेंट ही तो है, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं K इक्वल टू NRT? लिख सकते हैं क्या? आपको पता है N है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल्स ऑफ सब्सटेंस, R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। तो क्या यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि दिस K इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मीन्स टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल होगा, जो कांस्टेंट आएगा वो बढ़ेगा, ज्यादा होगा। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर है दोस्त? चलिए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं बॉयल्स लॉ में। प्रेशर और वॉल्यूम का अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। कैसा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो कर्व होता है सर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अगर आप प्रेशर PV वर्सेस V का ग्राफ लें या PV वर्सेस P का ग्राफ लें, इन दोनों ही केस में ये जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये इंटरसेप्ट होगा, कुछ K इंटरसेप्ट होगा, इसका K इंटरसेप्ट होगा, और ये K नहीं बदलेगा सर। आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर बाय डिफॉल्ट एडजस्ट होगा और दोनों का प्रोडक्ट K ही रहेगा किसी भी वॉल्यूम के वैल्यू के लिए। वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट K होगा, सो वॉल्यूम लाइन के पैरेलल होगा और यहाँ पे प्रेशर लाइन के पैरेलल होगा, करेक्ट। तो K इंटरसेप्ट होगा। तो आप PV वर्सेस V का ग्राफ बना लीजिए या PV वर्सेस P का ग्राफ बना लीजिए, ये हमेशा एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर? अब अगर हम ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये जो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P के रिलेशन से आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रहे हैं सर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये कर्व में पैटर्न तो यही रहने वाला है, लेकिन कर्व ऊपर या नीचे कैसे शिफ्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हम इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं और इसको T3 मान लेते हैं,
तो यहाँ 200 केल्विन, 400 केल्विन, 600 केल्विन आप देख रहे हैं, तो क्या ये ग्राफ सही है? हम लोग चेक करते हैं इसको। देखिए, या तो आप प्रेशर एक्सिस के अलावा या वॉल्यूम एक्सिस के अलावा एक कांस्टेंट लाइन खींच लीजिए। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे प्रेशर का एक रिलेशन समझ पाएंगे। अगर हम T3 के करस्पॉन्डिंग P3 कर लें, इसको P2 कर लें और इसको P1 कर लें, करेक्ट। तो हम लोग क्या किए हैं, PV इज इक्वल टू NRT, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। यहाँ पे जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर वेरिएबल है। सो पी भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर वॉल्यूम का जो कर्व होने वाला है, जो प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होने वाला है सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होने वाला है। अब अगर वॉल्यूम आप कांस्टेंट कर दिए, ये जो लाइन खींच दिए हैं आप, यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स कर दिए हैं, तो अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए तो क्या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। अब हमें प्रेशर का रिलेशन पता है, वो क्या है, तो प्रेशर का रिलेशन यहाँ पे है सर, P3 इज लेस देन P2 इज लेस देन P1 है। तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर का रिलेशन लिख सकते हैं क्या, कि सर T3 इज लेस देन T2 इज लेस देन T1। क्या यही वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्या? क्या T1 600 केल्विन सबसे ज़्यादा है क्या? क्या T3 200 केल्विन सबसे कम है क्या? तो क्या हमारा ये रिलेशन होल्ड कर रहा है? बिल्कुल होल्ड कर रहा है, और ये ग्राफ हमारा करेक्ट है। ओके, चलिए अब यहाँ पे किस चीज़ का, यहाँ पे प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ खींचा गया है दोस्त। तो आप देखिए कि प्रेशर वर्सेस 1/v, P इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v बोल सकते हैं। तो सर P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगर इस 1/v के अगेंस्ट हम ग्राफ खींचें तो आप इसको y मान लीजिए ना। अगर आप इसको y मान लेते हैं गाइज, तो क्या हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये y एक्सिस या x मान लीजिए, आप इसको x एक्सिस पे इंडिकेट किए हैं, तो इसको y ना मान के आप x मान लीजिए ना, दैट इज मोर बेटर। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये 3 स्ट्रेट लाइन अलग अलग टेम्परेचर पे ले लिया गया। अब अगर हमें इसमें रिलेशन चाहिए तो फिर से आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेम थिंग्स कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं कि स्लोप किसका ज्यादा है, इससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। या फिर आप अगेन आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, आप प्रेशर को कांस्टेंट कर लीजिए और यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए वॉल्यूम को। क्या हम अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऐसे ले लें, इसको ले लें V1, इसको ले लें V2, इसको ले लें V3, तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे देखिए 1/v का ग्राफ है, तो आपको चाहिए था कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेते तो ज़्यादा बेटर, 1/v को कांस्टेंट कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता। अदरवाइज अगर हम इसको ऐसे भी कांस्टेंट कर लिए हैं तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो सकता है सर, यहाँ पे अगर हम इसको कांस्टेंट कर लिए हैं और हम फिर से PV इक्वल टू NRT को कंपेयर कर लें, PV इक्वल टू NRT को कंपेयर कर लें, तो ये टेम्परेचर का रिलेशन है। प्रेशर आप ऑलरेडी कांस्टेंट कर चुके हैं सर, NR ऑलरेडी कांस्टेंट है सर, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जो वॉल्यूम 1/v वाली बात जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो क्योंकि ये 1/v है, यहाँ पे v नहीं है, आप 1/v को v1 ले रहे हैं, 1/v को आप v2 ले रहे हैं, 1/v को आप v3 ले रहे हैं। तो अगर ये आपका रिलेशन आ रहा है, वॉल्यूम में जो रिलेशन है दिख रहा है मुझे, वो एक्सिस पे ये दिख रहा है सर कि V3 लेस देन V2 लेस देन V1। तो इस बिहाफ पे होना चाहिए था T3 लेस देन T2 लेस देन T1, लेकिन ऐसा तो नहीं है रिलेशन तो T3 ग्रेटर देन T2 T1 बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि V3 अगर ज़्यादा है तो 1/v का रिलेशन क्या होगा, मतलब इसमें आप क्या लिखेंगे कि 1/v1 इज लेस देन 1/v2 इज लेस देन 1/v3। सो अगर आप वॉल्यूम V3 V2 V1 में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये रिलेशन जस्ट उलट जाएगा, और एक्चुअल रिलेशन हमारा क्या आने वाला है, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, करेक्ट। तो यहाँ पे हम प्रेशर और 1/v का ग्राफ कंपेयर कर सकते हैं, टेम्परेचर का रिलेशन निकाल सकते हैं। कुछ और ग्राफ देखते हैं गाइज, log p वर्सेस log v का ग्राफ कभी कभी पूछता है। देखिए हम लोग क्या दिए हैं कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, तो क्या यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं P इज इक्वल टू K/v, दोनों साइड log ले लीजिए, log p इज इक्वल टू log k माइनस log v हो जाएगा क्या। अब देखिए यहाँ पे log p और log वर्सेस log v का ग्राफ खींचा गया है, तो क्या इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं। m क्या है यहाँ पे -1, x क्या है log v, c क्या है log k। तो क्या यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है ये इंटरसेप्ट log k है। क्या यहाँ पे जो स्लोप लिया गया है ये स्लोप निगेटिव है क्या, जो यहाँ पे आप स्लोप देख रहे हैं क्या ये स्लोप निगेटिव है, बिल्कुल निगेटिव है, सो -1 आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि दूसरा सेकेंड जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो log p वर्सेस log 1/v का ग्राफ है।
तो क्या हम लोग यहाँ पे इसको अगर ऐसे सॉल्व कर लें कि P इक्वल टू के बाई भी, ठीक ना, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि log P इज इक्वल टू log ऑफ K प्लस log ऑफ 1/v, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। K इंटू 1/v तो log K प्लस log 1/v। अब यहाँ पे देखिए log 1/v और log P का ग्राफ है, तो यहाँ पे log K इंटरसेप्ट होगा, लेकिन इस बार जो स्लोप होगा वो +1 होगा, जो यहाँ पे स्लोप होगा वो +1 होगा सर। तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ लिया गया है वो 1045 डिग्री +1 होता है, इसका जो स्लोप होता है सर वो +1 होगा, जो इंटरसेप्ट होगा वो log K होगा। गॉट इट। तो क्या हम लोग बॉयल्स लॉ में जो स्टेटमेंट है कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रखें तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ है टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है आपको। यहाँ पे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आता है सर। PV इक्वल टू nRT से हम यहाँ पे K समझ सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट है PV इक्वल टू K, ये K किस बात पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ गैस पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। गॉट इट। इसके बाद जो रिलेशन है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सर, जो P और V का ग्राफ आप देखिएगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, PV वर्सेस V या PV वर्सेस P का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, PV प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट, और स्लोप ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, K का वैल्यू ज्यादा होगा स्लोप ज्यादा होगा। ओके, सो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ये टेम्परेचर का डिफरेंट रिलेशन। ये ग्राफ गाइज अभी भी नीट में पूछा गया था, इस बार भी नीट में पूछा गया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों ग्राफ। log P वर्सेस log V का ग्राफ, log P वर्सेस log 1/v का ग्राफ आप आसानी से समझ सकते हैं। PV इक्वल टू K को आप सॉल्व कर लीजिए log लगा करके, और फिर आप स्लोप निकाल लीजिए, इंटरसेप्ट निकाल लीजिए, इजिली ये ग्राफ प्लॉट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में गाइस हम लोग देखेंगे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का कौन कौन सा यूनिट यूज करते हैं, यूनिट कन्वर्जन में हमें क्या क्या चीजें याद रखना होता है, जैसे कि लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ml, इसमें जो रिलेशंस है ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। प्रेशर्स के कितने सारे यूनिट हैं, मीन्स ATM में प्रेशर यूज किया जाता है, प्रेशर 760 mm ऑफ HG में प्रेशर, मरकरी के लेंथ में मेजर किया जाता है प्रेशर को, प्रेशर आप बार में यूज करते हैं, टॉर में यूज करते हैं, ये यूनिट कन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये जो रिलेशंस हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पढ़े हैं टेम्परेचर कांस्टेंट को रख के, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के बॉयल्स लॉ में। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का यूनिट हम लोग कब, कहाँ पे, कैसे यूज करेंगे, कन्वर्जन का टेक्निक क्या यूज होगा, नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज like and subscribe the channel and hit the bell icon for notification of next video. Thanks.